Yes, good morning to all the students. On Saturday, we were discussing about the resources and how many kind of resources are there. What are the resources? There are two types of resources: natural resources and artificial resources. Natural resources are those resources which are produced by nature, जो nature ने produce किए हैं. And these resources are of two types: exhaustible and inexhaustible. Exhaustible means that they can be exhausted by human activities, they can be spent by human activities. वो खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे human activities के through. और inexhaustible resources are those resources which cannot be exhausted, जिनको क्या नहीं किया जा सकता, exhaust नहीं किया जा सकता by human activities. और उसमें कौन कौन से रिसोर्स है? सनलाइट, एयर, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. आप सनलाइट को जितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहें, एब्जॉर्ब करना चाहें अपने किसी भी पावर प्लांट के अंदर, जैसे सोलर पावर प्लांट होता है जिसमें सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो उसमें अगर हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दें तो उस पर सनलाइट, उसके कारण सनलाइट पर या सन की जो एनर्जी है, सन जो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सन जो है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा और हम चाहें तो उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं. एंड इट इज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसके बाद एक तरह का रिसोर्स और था जिसमें आपने ये देखा था आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना. दिस इज एन आर्टिफिशियल रिसोर्स. इसके अलावा एक दो रिसोर्स मैंने आपको और बताए थे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने बैटरीज के बारे में बताया था. बैटरी जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, तो बैटरी एक आर्टिफिशियल रिसोर्स है जिसको हमने ह्यूमंस ने क्रिएट किया है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स जो है वो किसका पार्ट है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का पार्ट है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है. फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल. ये रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल है. तो दो बातें आपको याद रखनी है. फॉसिल फ्यूल नेचुरल रिसोर्स है, नेचर में अपने आप बनता है, और ये एग्जॉस्टिबल है. ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है? एग्जॉस्ट किया जा सकता है, इसको स्पेंड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है. आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन हो सकता है इसका यूज ना कर पाए इन रिसोर्सेज का, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे. तब तक हम हाई रेट पर इनको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं. अच्छा, ये फॉसिल फ्यूल, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं? देखिए बोर्ड पर क्या लिखा गया. फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो क्या है? फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं. ओके, तो हम लोग डिस्कस करें फॉसिल फ्यूल्स के बारे में. Fossil fuels what are doing? Wait. Okay, coal, petroleum and natural gases are known as fossil fuels. Coal, petroleum, natural gas, ये नेचर में अपने आप बनते हैं, नेचुरल रिसोर्स है और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, और इनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. फॉसिल का मीनिंग क्या होता है? फॉसिल का मीनिंग होता है कि जो किसी भी डेड एनिमल या प्लांट से मिलकर के बना होगा, किसी डेड एनिमल या डेड प्लांट से बना होगा. इन मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, कुछ लाखों या करोड़ों साल के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस. कोल में, पेट्रोलियम में या नेचुरल गैस के अंदर. वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन किस तरह के जो लिविंग थिंग्स है वो कोल में कन्वर्ट होती हैं और किस टाइप की लिविंग थिंग्स पेट्रोलियम में कन्वर्ट होती है, और नेचुरल गैस कहाँ पर मिलती है ये भी डिस्कस करेंगे. ये शायद मैंने आपको बताया भी था कि नेचुरल गैस जो है उसका डिपॉजिट जस्ट किसके अबव मिलेगा? अबव द पेट्रोलियम. जहां पर पेट्रोलियम मिलता है उसके जस्ट ऊपर नेचुरल गैस की क्वांटिटी मिलती है. ओके, तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल जो किसी डेड एनिमल या प्लांट की रिमेनिंग मतलब कि उसके अवशेष से बने होंगे, उसकी बॉडी से बने होंगे, तो इनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. अब देखिए, दीज वर फॉर्म, ये बनते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से बनते हैं. रिमेन्स मतलब कि उनके अवशेष से बनते हैं. विच गॉट बरीड, जो दब गए थे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर,
जो लाखों साल तक मिट्टी के अंदर दबे रहे, वो किसमें कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, वो कन्वर्ट हो गए कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। इसके टाइप क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसके टाइप क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी हम लोग बात करते हैं कोल के बारे में। कोल, कोयला कैसे बनता है और ये किस तरह का सब्सटेंस है, इसको हम लोग किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? तो देखो नाम से पता लग रहा है फ्यूल। फ्यूल उनको बोला जाता है जिनको बर्न करके, जिनके अंदर हम लोग कंबशन प्रोसेस करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी। तो कोल को बर्न करके भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। पेट्रोलियम को बर्न करके, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इनको बर्न करके भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। और उस हीट एनर्जी से हम लोग इंजन चलाते, हीट इंजन को रन किया जाता है। ओके, तो इसीलिए तो इनको फ्यूल बोल रहे हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, सीएनजी जिसको बोलते हैं, उसको भी बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो जिन सब्सटेंसेस को बर्न किया जा सकता है और उनसे हीट एनर्जी गेन की जा सकती है, उन सब्सटेंसेस को फ्यूल बोला जाता है। उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? फ्यूल। तो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब कि कोल को बर्न करके हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग कोल को डिस्कस करते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हो, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई एम राइटिंग about the coal, what is coal and how it is produced in nature। coal क्या होता है और ये नेचर में कैसे बनता है। First one we are discussing coal। coal is a black or brown colored सब्सटेंस। कोल जो है वो ब्लैक या ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। कुछ कोल ऐसे होते हैं जो ब्राउन कलर के भी होते हैं और कुछ कोल ऐसे होते हैं जो ब्लैक कलर के भी होते हैं। और मेनली इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स मेनली कार्बन इन इट। इन इट लिखना जरूरी है। इट कंटेन्स मेनली कार्बन एंड small amounts of sulfur and nitrogen, सल्फर एंड नाइट्रोजन। और कुछ क्वांटिटी में इसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन भी होता है। ओके, मेनली कार्बन होता है लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में सल्फर, नाइट्रोजन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज ए फॉसिल फ्यूल। इट इज ए फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल है, नेचुरली बना है और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे होंगे। तो डेफिनेशन को समझ लीजिए। कोल इज ए ब्लैक ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, कोल जो है वो ब्लैक या ब्राउन कलर का सब्सटेंस है और मेनली इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा और स्मॉल अमाउंट्स में सल्फर और नाइट्रोजन भी मिलेगी। स्मॉल अमाउंट्स में क्या मिलेंगे? सल्फर एंड नाइट्रोजन। इट इज ए फॉसिल फ्यूल। ये एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। ये एक तरह का क्या है? फॉसिल फ्यूल है। अब देखिए कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेशन ऑफ कोल बता रहा हूँ। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग। देखिए इसके लिए मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए होगा क्योंकि डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करना है कि कोल कैसे बनता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ कोल। फॉर्मेशन ऑफ कोल। देखिए कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट, लार्ज प्लांट, वुडी प्लांट, जिनके अंदर वुड होती है। जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनके अंदर वो क्या होती है? ज्यादा क्वांटिटी में वुड होती है। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर वुड होती है, वो प्लांट किसी भी फिनोमेना की वजह से, किसी भी घटना की वजह से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, टूट जाते हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर वाटर की या सैंड की, मिट्टी की लेयर आ जाती है, तो वो जमीन में दबते जाते हैं।
तो वो क्या हो जाते हैं, जमीन में दबते जाते हैं। अब देखिए किस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए ये एक लैंड थी, एक जमीन थी, और जैसे जैसे अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अर्थ के कोर में क्या है, मोल्टन आयरन एंड मोल्टन निकल। ये अर्थ की मान लीजिए स्ट्रक्चर है, और ये अर्थ क्रस्ट है, ऊपर का जो टॉप लेयर है दैट इज नोन एज अर्थ क्रस्ट, और इसका ये है सेंटर। इस सेंटर को बोला जाता है कोर। दिस इज द अर्थ कोर, ये अर्थ का कोर है, अर्थ का सेंटर है। और इस कोर के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस कोर के अंदर आपको सब्सटेंसेस मिलेंगे, कौन कौन से, मोल्टन आयरन एंड मोल्टन निकल, मोल्टन आयरन एंड निकल, NiCKEl। तो दो मेटल्स इसके अंदर है मोल्टन स्टेट, और यहाँ का टेम्परेचर है 3000 to 4000 डिग्री सेल्सियस, 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो जैसे जैसे हम इसके क्रस्ट से अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर राइज होता जाएगा। अब अगर यहाँ पर 4000 डिग्री सेल्सियस का मेटेरियल पड़ा है, तो इसके आसपास ये जो रॉक्स होंगी, ये जो चट्टाने होंगी, ये भी क्या हो जाएंगी, ये भी हॉट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। तो इसकी हीट एनर्जी से ये रॉक्स भी गर्म हो जाती है। देखिए इनको मैं डार्क कर देता हूँ, ये यहाँ पर एक रॉक है, इसके ऊपर एक रॉक बनी हुई है, एक चट्टान है, यहाँ पर प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है जिनको। तो ये हीटअप हो जाती है, इसके आसपास जो भी मटेरियल्स हैं वो गर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा। और अगर मान लो कोई मटेरियल इस जगह पर पड़ा है, कोई मटेरियल यहाँ पर इन दो रॉक्स के बीच में पड़ा है, एक ऊपर है एक नीचे है, और बीच में यहाँ पर कोई मटेरियल पड़ा है, देखिए जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई मटेरियल पड़ा है। अगर इन दोनों रॉक्स के बीच में कोई मटेरियल पड़ा है तो वो अंडर प्रेशर होगा। तो वो क्या होगा, अंडर प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर इतनी सारी अर्थ की लेयर है, तो ये सारी की सारी लेयर इसके ऊपर क्या डाल रही है, फोर्स लगा रही है, प्रेशर डाल रही है। तो अगर मटेरियल, अगर हम अर्थ के अंदर सेंटर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं। अगर अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे ट्रीज लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े लार्ज ट्री थे, जिनके अंदर क्या थी, जिनके अंदर वुड थी। अब क्या हुआ, अर्थक्वेक आया या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अर्थक्वेक आया या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ये ट्री ऐसा गिर गए, और जैसे ये ऐसा फॉल ऑफ हो गए, ये ट्रीज ऐसा गिर गए, तो इनके ऊपर क्या हुआ, वाटर की लेयर आनी स्टार्ट होगी, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल हुआ तो वाटर के साथ में इसके ऊपर सॉइल भी आ गई, सैंड भी आनी शुरू होगी, मिट्टी भी आ गई। तो ये ज्यादातर कौन से एरियाज में होता है, ये होता है, ये ज्यादातर कौन से एरियाज में होता है, ये होता है स्वैम्पी एरियाज। कौन से एरियाज में होता है ये, स्वैम्पी। स्वैम्पी का मतलब होता है जहां पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे आप दलदल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, मार्शी एरिया भी बोल सकते हैं या स्वैम्पी एरिया भी बोल सकते हैं। मार्शी एरिया या स्वैम्पी एरिया का मतलब है कि जहां पर वाटर भी प्रेजेंट होता है, जहां पर वाटर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वाटर जब फ्लो होकर के आएगा तो उसी के साथ साथ तो इसके ऊपर मड की लेयर आएगी, इसके ऊपर सैंड की, मड की लेयर्स आती जाएंगी, और ये धीरे धीरे किस तरफ बढ़ते जाएंगे, ये नीचे अर्थ क्रस्ट की तरफ जाते जाएंगे। तो इनके ऊपर यहाँ पर अब देखिए क्या हुआ, मार्शी एरिया के अंदर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने से या वॉल्केनिक इरप्शन होने से ये ट्रीज ऐसा गिर गए, जिनको देखिए मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ट्री थे, ये ट्रीज इस तरह से फॉल ऑफ हो गए, नीचे गिर गए। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, वाटर की, मड की, सैंड की, इस तरह से लेयर आती जा रही है। तो ऐसा लेयर बाय लेयर इसके ऊपर जमता जा रहा है, क्योंकि जो सैंड है, सॉइल इरोजन होता है ना, वाटर के साथ साथ सॉइल आगे बढ़ करके चली जाती है, तो इसके ऊपर ऐसा लेयर इंक्रीज हो रही है, और ये मड की लेयर आ गई, धीरे धीरे ये मड ड्राई हो गई, ड्राई होने के कारण ये यहाँ पर ऐसा जम गए, सूख गए। अब ये मटेरियल धीरे धीरे कहां तक पहुंच चुका है, ये अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ चुका है। यहाँ पर मैं इसको डिजाइन करता हूँ, तो दिस इज ए रॉक, ये रॉक बहुत गर्म है, हॉट है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये अर्थ के कोर के पास है, जहां पर मोल्टन आयरन या निकल है, और इसका टेम्परेचर कितना है, 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस, 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, विच इज ए वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इस रॉक के ऊपर यहाँ पर वो ट्रीज पड़े थे, यहाँ पर वो ट्रीज इस तरह से दबे हुए पड़े हैं, बरीड है, दब गए हैं इसमें।
अब इसके ऊपर अर्थ की लेयर है, हाई प्रेशर है, तो दो चीजें यहां पर सामने आ रही है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। प्रेशर किसकी वजह से है? इसके ऊपर जो अर्थ की लेयर्स हैं, यहाँ पर जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स की वजह से इसके ऊपर प्रेशर है। और हाई टेम्परेचर किस वजह से है? क्योंकि ये अर्थ के सेंटर में है, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर में है, सेंटर के पास में। तो अर्थ के सेंटर के पास में है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। तो दो चीजें हैं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तीसरी चीज सुनिए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, in the absence of air, or you can say that in the absence of oxygen। अब अर्थ के अंदर जहां तक ये ट्रीज ऐसा दब गए थे, जहां तक ये वुड ऐसा दब गई थी, वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करता है? वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है, तो उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो एनारोबिक बैक्टीरिया इस वुड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? धीरे धीरे कॉल में कन्वर्ट कर देता है। किसको? वुड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कॉल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। तो क्या बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन सुनिए कि ये कॉल कैसे बना। अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एन एनारोबिक बैक्टीरिया, एक एनारोबिक बैक्टीरिया डीकंपोजेज वुड इनटू कॉल। वो वुड को डीकंपोज करता है और वुड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कॉल में कन्वर्ट कर देता है। And this process is known as carbonization. This process is known as carbonization. तो ये पूरी प्रोसेस है किसके बनने की? कॉल के बनने की, कोयले के बनने की। और इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होगा या अर्थक्वेक आएगा, उसके बाद ही तो ये ट्रीज ऐसा गिरेंगे और इसके ऊपर धीरे धीरे लेयर्स आती जाएंगी। तो इन लेयर्स को आने में भी क्या लगेगा? इनको भी क्या लगेगा? मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। तो जैसे जैसे लेयर्स आती जाएंगी, जब तक हाई प्रेशर टेम्परेचर क्रिएट नहीं होगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, और ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, तब ये बैक्टीरिया वुड को डीकंपोज करता है। तब ये बैक्टीरिया वुड को क्या करता है? डीकंपोज करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? कॉल में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। तो वुड से कॉल बनता है। किससे कॉल बनता है? वुड से कॉल बनता है। वुड के अंदर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, और वो लास्ट में अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगेन लिसन व्हाट आई हैव टॉट यू। तो इसमें देखिए, मैंने आपको ये बताया कि कॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात याद रखिए, वुड से कॉल बनता है। वुड से जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, प्लांट से कॉल बनता है। और किस तरह के प्लांट्स? लार्ज प्लांट्स, जिनमें क्या होती है? मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी वुड होती है। ज्यादातर क्वांटिटी में क्या होती है? वुड होती है। जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनमें मोर क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में आपको क्या मिलेगी? वुड मिलेगी। तो वो जो बड़े ट्रीज थे, वो किसी स्वैम्पी एरिया या मार्शी एरिया में थे, दलदल वाले इलाके में थे। उसमें क्या हुआ? जैसे ही अर्थक्वेक आया या वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वो सारे के सारे ट्रीज फॉल ऑफ हो गए, गिर गए। अब उनके ऊपर वाटर की, मड की, इस तरह से लेयर्स आती गई। लेयर्स आते आते वो जमीन में ऐसा दबते गए, तो ये अर्थ क्रस्ट के पास में पहुंच गए। और अर्थ क्रस्ट के पास में जो भी रॉक्स है वो गर्म है, क्योंकि अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर 3000 to 4000 डिग्री सेल्सियस है। अब एक बार ध्यान से सुनिए, पहले पूरी की पूरी अर्थ गर्म थी जब ये बनी थी, बहुत हाई टेम्परेचर था इसका, लेकिन इसने एनर्जी को रेडिएट किया। धीरे धीरे इसका बाहर वाला सरफेस जो है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन अंदर से अभी भी इसका जो कोर है, इसका जो सेंटर है, वो अभी भी गर्म है, हॉट है। इसमें मोल्टन आयरन और मोल्टन निकल है। आयरन और निकल मेल्ट है, पिघला हुआ है, तो हाई टेम्परेचर में, तभी तो मोल्टन स्टेट में है। एनीवेज, इससे क्या क्रिएट होगा? इससे क्रिएट होगा हाई टेम्परेचर। इससे क्या क्रिएट होगा? हाई टेम्परेचर। रिटर्न टेम्परेट, सो आई विल राइट इट टेम्परेचर। तो इससे क्या क्रिएट होगा? हाई टेम्परेचर। ओके, और हाई प्रेशर, ये जमीन में ऐसा दबते जा रहे हैं, इनके ऊपर ऐसा लेयर आती जा रही है, उस लेयर की वजह से इन पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
एन एनारोबिक बैक्टीरिया, एक एनारोबिक बैक्टीरिया, एन एनारोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट या आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं डीकंपोजेस वुड इनटू कॉल, वो वुड को कॉल में डीकंपोज कर देता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन. So after the carbonization, the wood will converted into the coal, but in millions of years. तो इसमें बहुत सारे साल लगते हैं, कई लाखों साल लग जाते हैं बैक्टीरिया को, वुड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, कॉल में कन्वर्ट करने के लिए. यश, मिस्टर यश. देखिए कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि अर्थ के सेंटर में इतना हाई टेम्परेचर कैसे है. तो देखिए ये जो अर्थ जब क्रिएट हुई थी तो ये सन के मटेरियल से ही क्रिएट हुई है. जब कोई स्टार, जो हैवी स्टार होते हैं, वो एक्सप्लोड करते हैं जिसको सुपरनोवा बोलते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे मटेरियल्स बनते हैं जो हमारी अर्थ के अंदर मिलते हैं. हमारी अर्थ पर 92 टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, 92 या उससे भी ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं. तो वो एलिमेंट्स जब एक स्टार एक्सप्लोड होता है तब बनते हैं. तो ये जो एलिमेंट्स थे, ये जो अर्थ के अंदर जो भी मटेरियल था, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे था, और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हुआ क्योंकि इसने अपनी एनर्जी को रेडिएट किया. इसका टेम्परेचर ज्यादा है और स्पेस का टेम्परेचर माइनस 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वो तो ठंडा है. तो इसने अपनी एनर्जी को रेडिएट किया, तो ये धीरे धीरे अर्थ का जो आउटर सरफेस है, जिसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, वो तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर का जो अभी भी सरफेस है वो अभी भी गर्म है. उसमें मोल्टन आयरन और निकल है, और इस मोल्टन आयरन और निकल के आसपास जो भी रॉक्स हैं, जो भी चट्टाने हैं, वो अभी भी क्या है, इसकी हीट एनर्जी से गर्म है. इसकी हीट एनर्जी गर्म है, तभी तो हाई टेम्परेचर है अर्थ के सेंटर की तरफ जब जाते हैं. ओके, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल के टाइप्स के बारे में, और उन कॉल के टाइप्स में इस कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, और सबसे अच्छा टाइप कौन सा होता है कॉल का.